नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोग जो पेपर डिस्कशन सीरीज देख रहे हैं और हम लोगों ने पीछे जो है यूपी पीसीएस 2021 और यूपी पीसीएस द्वारा जो आयोजित किया जाता है आरओ का एग्ज़ाम, उसमें 2016 और 2021 का पेपर हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया। आज जो है मैं आप लोगों के सामने यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा के 2016 मेंस का पेपर लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप लोग जो है अगर आरओ के जितने अभी एग्जाम हुए हैं और उसमें आप अगर प्री और मेंस के सारे पेपर डिस्कस कर ले जाए तो लगभग आपके 30 to 40% जो पीवाईक्यूज से क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ से मेंटेन हो जाएंगे और आप अच्छी स्थिति में होंगे अपने आने वाले आरओ एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग जो है पेपर शुरू करते हैं। देखिए, ये 22 दिसंबर 2020 को ये पेपर हुआ था। यहाँ पे मैंने अपना एग्जाम डेट लिख रखा है पेपर का, जिस दिन पेपर हुआ था, इसीलिए मैंने लिख रखा है कि नहीं कभी भी आगे ध्यान रहे। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 22 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो ये आरओ 2000 मेंस 16 का पेपर है। तो आइए हम लोग पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री से है और आपसे जो है विद्रोह या आंदोलन और उनके मिलान को दिया गया है। यहाँ पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो आरओ प्रीलिम्स का पेपर होता है उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा नीचे होता है मेंस के स्टैंडर्ड से। जब आप आरओ मेंस का पेपर देख रहे हैं या फिर मैं जब आपको यहाँ ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आप थोड़ा सा उसको फोकस करिए और कोशिश करिए कि जो मेंस का स्टैंडर्ड है उसको समझने का प्रयास करिए। जब आप उसको समझेंगे तो जब आप अपने मेंस की तैयारी करेंगे या प्रिपरेशन जब आप करेंगे मेंस का, तब आप जब पढ़ाई करेंगे उस सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, या जो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप उसके स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के जब स्टडी करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में और जो आप पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें जो है लगभग सिमिलरिटी आएगी और मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान रखते चलिएगा। फिलहाल मैं आपको बताता भी चलूँगा। तो देखिए, आपसे पूछा गया है विद्रोह और आंदोलन और उनका मिलान वर्ष है, तो तेभागा आंदोलन, ये देखिए तेभागा बंगाल में था 1946-47 का। मोपला या मपिला विद्रोह, ये देखिए मालाबार में था और ये 1921 में हुआ था। फिर पाबना किसान विद्रोह, ये भी बंगाल से रिलेटेड है। पाबना उस समय बांग्लादेश में है आज। ये 1879-80 का था। और बंगाल का नील विद्रोह, देखिए पहला बड़ा किसान आंदोलन था 1859-60 में। तो इस हिसाब से जो है आपका आंसर डी सही हो जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हिस्ट्री से है, एसर्सन और रीजनिंग का। एसर्सन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। तो ये देखिए बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद रीजनिंग है अथवा कारण है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। तो देखिए बिल्कुल ये भी सही है। मराठों का उद्देश्य ही था कि एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। तो उस हिसाब से कथन और कारण दोनों सत्य है और उसकी व्याख्या भी ये कर रहा है। तो ये आंसर ए सही होगा। फिर देखिए नीचे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में संपादक अथवा लेखक को दिया गया है और उनसे संबंधित अखबार, पत्रिका और पुस्तक। उसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा ही सुमेलित नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूँ, विशेषकर नए स्टूडेंट्स के लिए जो आयोग के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, वो इन टर्म्स को जरूर ध्यान दें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि कई बार जब आप परीक्षा में जाएंगे और कई बार जब आपसे ये गलतियां होती हैं नहीं है वाली, और जब आप बाहर निकलते हैं तो बड़ा अफसोस होता है आपको कि अरे इतनी छोटी सी गलती की वजह से मेरा दो क्वेश्चन जो है खराब हो गया। तो इस बात को जरूर देखिए, कोशिश करिए कि नहीं है शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अरविंदो घोष वंदे मातरम, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, ऑप्शन बी एनी बेसेंट न्यू इंडिया, ऑप्शन डी महात्मा गांधी यंग इंडिया। तो देखिए जो वंदे मातरम है बिल्कुल ये सही है, वंदे मातरम जो है अरविंद घोष की रचना है। फिर ये जो सत्याग्रह है ये गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि जो हम देखते हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो न्यूज़पेपर हैं, न्यू इंडिया और कॉमन व्हील।
ये एनी बेसेंट का है। और यंग इंडिया देखिए, ये महात्मा गांधी का। यंग इंडिया और हरिजन, हरिजन ये महात्मा गांधी द्वारा संपादित थे। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 240, ऑप्शन बी अनुच्छेद 241, ऑप्शन सी अनुच्छेद 242, ऑप्शन डी अनुच्छेद 239। तो देखिए, जो केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया आपसे, है ना, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका आर्टिकल 241 हो जाएगा। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का जो है वो प्रावधान किया गया। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण अक्टूबर, देखिए ये करंट का क्वेश्चन, उस समय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ था, इसलिए काफी चर्चा में था। तो फिलहाल अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। कथन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, कारण है उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, और ये भी सही है कि उसके जो 1/3 मेंबर हैं वो हर दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये कथन कारण है, और इसमें ये आपसे पूछा जाता है कि क्या जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कोई भी स्टूडेंट्स जब होगा तो इस लेवल पे ही कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसमें कुछ क्योंकि वर्ड डाल के देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, दो कथन तो दिए गए हैं, लेकिन कथन से संबंध कोई नहीं खास दिख रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है कि ये व्याख्या नहीं कर रहा। ये आपको समझना होगा कि कई बार लगेगा कि नहीं ऐसा कि व्याख्या कर रहा है, लेकिन यथासंभव जो ये वर्ड जो उड़ रहा है, मुझे लगता है इसकी वजह से जो है ये रॉन्ग है, कि ये व्याख्या नहीं करेगा। तो ये और आर दोनों सही हैं, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट वन देखिए, ये भी जो है करेंट से रिलेटेड है। उस समय नागरिकता संशोधन जो पूछा गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो वो 11 दिसंबर 2019 को हुआ था। नेक्स्ट वन देखते हैं, देखिए अधिनियम दिया गया है और उससे संबंधित जो है अमेंडमेंट यानी संशोधन को दिया गया है, तो उसका मिलान करना है। तो देखिए, संविधान अधिनियम 2094वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किसमें संशोधन कर रहा है? अनुच्छेद 164 में, तो बिल्कुल ये सही है। फिर 95वां संविधान संशोधन 2009 अनुच्छेद 334 में संशोधन कर रहा है, देखिए ये भी ठीक है। उसके बाद 96वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में, यानी भाषा को लेके है ये भी सही है। फिर 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 को संशोधित कर रहा है, तो देखिए बिल्कुल ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका 1 2 3 4 क्रम से ये सही हो जाएगा। फिर है, भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये आने वाले एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यूज के रूप में इनका कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, ये एजीआर पूछा गया है, मुझे लगता है ये भी करंट से ही रिलेटेड था उस समय, एजीआर, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं, हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ए विश्व बैंक द्वारा, बी विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, सी विश्व बैंक और नीति आयोग द्वारा, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। तो देखिए, ये जो लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो है, यूएनडीपी, ये देखिए यूएनडीपी द्वारा जो है जारी किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फिर यहाँ जो है मैं कहूंगा कि आप सर्कल कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि क्या पूछा जा रहा है। अब एक साइड में देखिए फसलों को दिया गया है, और उनसे संबंधित प्रजातियों के बारे में पूछा गया है आपसे, कि क्या वो प्रजाति उस फसल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है सरसों वरुणा, देखिए बिल्कुल वरुणा जो है प्रजाति है सरसों की। बी मटर रचना, ये भी सही है, रचना भी मटर की प्रजाति होती है। सी नीलम अलसी, ये भी ठीक है। फिर डी है राधे धान, तो ये जो देखिए ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो राधे
प्रजाति होती है, ये धान की ना होकर लोबिया की प्रजाति होती है। किसकी होती है? लोबिया। इसलिए ये सही नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। बी, मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहती है। सी, मृदा कटाव कम होता है। डी, उपर्युक्त सभी। देखिए बहुत आसान है, ये सारी चीजें जो है फसल चक्र से होता है, जो क्रॉप रोटेशन होता है उसको पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ये देखिए सिडबी को कई बार आयोग द्वारा पूछा गया है। आरओ का देखेंगे आप एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम देखेंगे तो आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। तो इसका सिडबी का मुख्यालय सीधे देखिए लखनऊ में। ये मुझे लगता है इसीलिए पूछा जाता है कि जितने भी बड़े बैंक या इस तरह की वित्तीय कंपनियां हैं उसका मुख्यालय दिल्ली, कानपुर या फिर मुंबई में या कोलकाता में रहे। और सिडबी आप देखेंगे जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय लखनऊ में स्थापित है, इसलिए इसको कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान कर लीजिए आप। फिर नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करता है? ए, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। बी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सी, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग। डी, उद्योग बंधु। तो देखिए जो उद्योग बंधु है इसको बनाया ही इसीलिए गया है सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कि ये नए उद्योग और उद्यमियों को जो है मदद कर सके। तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, मौद्रिक नीति है ए, राजकोषीय नीति के विपरीत। बी, राजकोषीय नीति का पूरक। सी, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी। डी, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो देखिए मौद्रिक नीति जो है वो प्रभावी मांग को जो है नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय जो होता है उसके संदर्भ में है, कि हम इसके द्वारा जो है मांग को नियंत्रित करते हैं। तो डी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ए, 1876। बी, 1891। सी, 1875। डी, 1874। तो देखिए ये 1875 इज राइट आंसर। हम सभी जानते हैं सैयद अहमद खान द्वारा जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। नेक्स्ट वन, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। कथन दो, ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। तो देखिए बिल्कुल दोनों कथन सही है। ठुमरी की उत्पत्ति जो उत्तर प्रदेश में हुई है, और ठुमरी जो है सुगम एवं आकर्षक भी होता है। इसमें जब आप नृत्य देखेंगे तो बड़ी साज सज्जा के साथ इसमें नृत्य किया जाता है। तो दोनों कथन आपके सही होंगे। फिर नेक्स्ट वन है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा। बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ए, आजमगढ़। बी, लखनऊ। सी, प्रयागराज। डी, फैजाबाद। तो देखिए बहू बेगम का जो मकबरा है वो फैजाबाद में है। और आप सभी जानते भी हैं कि जो अ, अवध के नवाब थे उनकी प्रारंभिक राजधानी जो है चूंकि फैजाबाद थी, बाद में ट्रांसफर होकर वो लखनऊ जाती है। तो लंबे समय तक फैजाबाद जो है उनका केंद्र हुआ करता था। और देखिए ये जो है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, तो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि डेमोग्राफी और यूपी स्पेशल ये दो चीजें आरओ आरओ में खूब पूछी जाती हैं। तो आप उसके हिसाब से इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इस समय थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं कि नहीं, पीसीएस मेंस में भी स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है स्टेट वाली चीज़ों को, तो यहाँ पर भी इनका महत्व काफ़ी बढ़ेगा। तो मैं कहूँगा कि इस बार जब आप जाएं एग्जाम देने आरओ का, तो उसमें जो है यूपी स्पेशल को जो है अच्छे से तैयार करके जाए। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ए, हरिद्वार से कानपुर तक। बी, कानपुर से प्रयागराज तक। सी, नरौरा से पटना तक। डी, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो देखिए जो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी है उसे जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 डिक्लेयर किया गया है। और ये सबसे लंबा इनर वाटरवेज है, आपको ध्यान रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो क्लास में ही लग जाएगा। दूसरा भी रीजनिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी रीजनिंग ही है और काफ़ी सिंपल रीजनिंग है। नेक्स्ट भी देखिए रीजनिंग ही है। आरो यारो में लगभग आप ये समझिए कि मैथ्स और रीजनिंग मिला के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जिनके ये सेक्शन अच्छे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि नहीं वो जो है यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, ताकि उनको यहाँ जो है अच्छे मार्क्स मिल जाए। और
बहुत सेट पैटर्न पे रीजनिंग और मैथ्स पूछा जाता है, स्पेशली आरओ और पीसीएस के लिए। तो आप उन सेट पैटर्न को देख लीजिए कि क्या क्या पूछा गया, 8-10 सेक्शन, अगर आप उन 8-10 सेक्शन को तैयार कर ले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि नहीं है कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा यहाँ से। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप का, तो उससे कोई मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए करंट ही है, करंट ज़्यादा पूछा भी जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए करंट, न्यूजीलैंड सर्वप्रथम मंत्री उस समय प्रियंका राधाकृष्णन बनी थी, उसको पूछा गया है। इस तरह की चीज़ें आप लोग ध्यान दिया करिए कि देखिए जो इंडियन ओरिजिन के लोग होते हैं और किसी कंट्री में जाके कोई उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन होता है या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को वो लोग धारण करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान करिए। ये भी देखिए करंट का है, उस समय केरल द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्जियों का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, उस समय सोफिया द्वारा किया गया था जल की पुष्टि, तो उससे कोई खास मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए करंट का ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये उस समय फवाद चौधरी थे, पाकिस्तान के एक मंत्री थे, उन्होंने नेशनल असेंबली में पुलवामा का श्रेय दिया था, इसलिए इसको पूछा गया है। देखिए विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम को पूछा गया है, पर्यटन एवं ग्रामीण उस समय था, ये भी करंट का ही क्वेश्चन। फिर देखिए ये देखते हैं हम, स्टैटिक पोर्शन है ये। उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो जो ग्रेट लेक्स का एरिया है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा विकसित है। ए सीमेंट और कागज, बी फिल्म उद्योग, सी खाद्यान्न एवं रसायन, डी इस्पात एवं इंजीनियरिंग। तो देखिए मिसाबी रेंज है इसी के पास में, तो ये इस्पात से संबंधित है, तो इस्पात और इंजीनियरिंग इस क्षेत्र में काफी डेवलप है। क्वेश्चन नंबर 38 है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। ए बांगर, बी खादर, सी भूर, डी रेगुर। तो देखिए इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, इसको चरनोजम भी कहते हैं, चरनोजम भी इसको कहा जाता है, तो इसका एक नाम आप ये भी याद रखिएगा। और ये भी देखिए आयोग का पेट क्वेश्चन है, कई बार इसको रिपीट किया गया है। फिर नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। एक अर्मेनिया, दो मोंटेनिग्रो, सी बोत्सवाना, डी इथोपिया। तो देखिए जो बोत्सवाना है ये भी सी से टच करता है, इथोपिया भी सी से टच करता है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। नहीं सॉरी, मोंटेनिग्रो जो है ये देखिए ये सी को टच करता है और बोत्सवाना सी टच नहीं करता है, इथोपिया बल्कि करता है, ये हार्न ऑफ अफ्रीका का देश है। तो इसमें अर्मेनिया और बोत्सवाना ये दो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन केवल 1 और 3। नेक्स्ट वन है, देखिए यहाँ आदिवासियों को दिया गया है और उनकी अवस्थिति या उनके किस राज्य में वो निवास करते हैं उनको पूछा गया है। तो भील देखिए ये राजस्थान में निवास करते हैं, गोंड जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, लिम्बूस सिक्किम की जनजाति है, कोन्याक जो है वो नागालैंड की ट्राइब्स है, तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला जो है, इसमें देखिए फिर दिया गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब इस तरह से नहीं है और है का जो चक्कर है ये आप क्लियर किए रहिए। नगर को दिया गया है और नदी के किनारे उनकी अवस्थिति को पूछा गया है। ए बॉन राइन नदी के किनारे, बी कायरो या काहिरा नील नदी के किनारे, सी न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, वियना वोल्गा। तो देखिए वोल्गा जो है ये यूरोप में बहती है, स्पेशली रशिया में, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो ये जो है गलत है। वोल्गा वियना के किनारे, वोल्गा के किनारे वियना नहीं स्थित है। जबकि जो है ये तीनों ऑप्शन वो सही है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोयला खदानों को दिया गया है और भारत राज्य में उनकी अवस्थिति के बारे में दिया गया है। तो देखिए जो झिली मिली खान है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, करणपुरा जो है ये झारखंड में स्थित है, रामपुर हिमगीर जो है उड़ीसा में स्थित है, और सुहागपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। आप इस तरह की चीजों को अगर याद किए रहेंगे तो एलिमिनेशन में आपको बहुत मदद मिल जाएगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसमें। फिर देखिए फिर कोयला क्षेत्र दिया गया है और भारत के राज्यों को दिया गया है। रंजीत घाटी जो है ये देखिए सिक्किम या रंगीत घाटी होना चाहिए था, तंदूर जो है वो तेलंगाना में है, उसके बाद वरोरा महाराष्ट्र में, और लालमटिया जो है ये झारखंड में है। तो ये आपका ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो उस समय देखिए आंध्र प्रदेश था, और मुझे लगता है अभी भी सीमेंट में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश का ही है। तो ऐसे ये डेटा बदलता रहता है, इसको देखते रहना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट वन जो है वो अमृत मिशन से पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वन है प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ। ये देखिए क्राकाटोआ है, यहाँ पे आयोग वाले उल्टा सीधा लिखते भी हैं। किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी जापान। तो देखिए क्राकाटोआ जो है वो इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है। इस समय उस समय कुछ उद्गार हुए थे यहाँ पे, इसलिए इसको पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ए विषाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए जो साइनोबैक्टीरिया है ये जो है जैव उर्वरक के रूप में बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी उनको कहते हैं, ये जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का पूछा गया है, सिरका में उपस्थित जो अम्ल होता है वो क्या होता है? वो एसिटिक एसिड होता है। दूध का जो खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड होता है। हड्डियों में उपस्थित जो यौगिक है वो कैल्शियम फास्फेट होता है। अमाशय में उपस्थित जो रस होता है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो ये आपका मिलान हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट वन है, देखिए स्थान दिया गया है और कार्य यानी किससे संबंधित है वो उसको पूछा गया है। काकरापार, देखिए काकरापार न्यूक्लियर पावर पावर प्लांट है। पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल है राजस्थान में। तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये केरल में। फिर श्रीहरिकोटा, ये देखिए ये भी उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी राइट। फिर नेक्स्ट वन है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रोटेशन पीरियड है उसको पूछा गया है, यानी ये आवर्तकाल कितना होता है? तो आप ये जानिए कि भूस्थितिक कक्षा का जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन की तरह 24 घंटा होता है, ये आपको याद रखना। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अब तक के लिए धन्यवाद।